गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आइए देखिए, अब तक मैं आपको बता दूं कि भौगोलिक चिंतन आपका क्लास चल रहा था और भौगोलिक चिंतन में अब तक हमने आपको क्या क्या बताया है फिर से सुन लीजिए। भौगोलिक चिंतन का मतलब होता है कि भूगोल का विकास यानी प्राचीन काल से अब तक कैसे हुआ है, कौन कौन सा विचारधारा चला है, कैसे डेवलपमेंट और कैसे कौन कौन सा चीज या कौन कौन सा इशू, कौन कौन सा विषय वस्तु भूगोल के पार्ट्स बन गए। तो हम यहाँ पे आज हम आपको बता चुके हैं कि भूगोल का जो विकास हुआ था कि बहुत प्राचीन काल में, हम प्रागैतिहासिक से प्री हिस्टोरिकल एज में नहीं जाते हैं। उस समय बहुत जादू टोना या फिर लोग शक्तियों में बिलीव करते थे। भूगोल का एक्चुअल जो विकास हुआ, मैंने आपको बताया था कि लगभग चार जो सभ्यता थी। ये सभ्यता कौन कौन सी थी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। असीरियाई सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, चाल्डिया सभ्यता और इधर यूनानवासी थे और मिस्रवासी। यहाँ से भूगोल एक्चुअल डेवलप्ड किया था। मैंने आपको बताया था कि यूनान वासियों ने बहुत कुछ सीखा था किससे, तो बेबीलोन, असीरिया, चाल्डियाई, वहाँ के लोगों ने एस्ट्रोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। मिस्र वासियों से ज्यामिति सीखा था, क्योंकि रेखाओं का प्रयोग मिस्रवासी बहुत करते थे, इसलिए वहाँ ज्यामिति का आ, हुआ। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी के क्षेत्र में यूनान वासियों का योगदान बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहाँ की स्थलाकृति ही ऐसी थी कि उनको उसके बारे में जागरूक या अवेयरनेस पैदा करना शुरू कर दी थी। तो हमने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया था। तो यूनान वासी से हमने शुरू किया था, यूनान वासियों का योगदान, उसमें कई सारे लोगों ने क्या क्या किया है उसके बारे में आपको बताया था। उसके बाद फिर से हमने आपको बताया था किसके बारे में, तो रोमन के बारे में, रोम वासियों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 60 बीसी से लेके 30 बीसी के बीच रोम वासियों का लगभग मैक्सिमम जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है या पश्चिम एशियन जो क्षेत्र है जहां इन चारों सभ्यताओं का विकास हुआ था, रोम वासियों का कब्जा हुआ था। लेकिन दूसरी शताब्दी आते आते रोम वासियों का फिर से पतन हो गया और मैक्सिमम क्षेत्रों पर बर्बर जातियों का कब्जा हो गया। बर्बर जाति मतलब आक्रामक जातियां थी, कोई उपवर्ग की जातियों का कब्जा हो गया था। पूरा संसार जो था वो एक चर्च के अधीन चला गया था, चर्च की धार्मिक भावनाएं हावी हो गई थी। किसी भी भूगोलवेत्ता को जानकारी या अन्वेषण करने से रोका जाता था, हतोत्साहित किया जाता था, क्योंकि चर्च ने अपनी विचारधारा ही चेंज कर ली थी। तो यहाँ तक हमने आपको पिछली क्लास में रोम वासियों के योगदान के बारे में हमने आपको बताया। आज हम भारतीय यानी भारत के लोगों के बारे में बताएंगे और भारत ने भारतवासियों के द्वारा कैसे भूगोल में योगदान दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीज बता देता हूं। देखिए, अभी हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो प्राचीन काल से शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्राचीन काल में डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो भारत के संदर्भ में भी हम प्राचीन काल में ही देखेंगे। यानी मॉडर्न युग, आधुनिक युग यानी वर्तमान जो अभी का युग है उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। वर्तमान युग में भी देखेंगे तो बहुत कम भूगोलवेत्ता हैं जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस हुए भारत में। अगर प्राचीन काल के आर्यभट्ट को, भास्कराचार्य को या वराह मिहिर को छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा बहुत ज्यादा योगदान नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो स्रोत हैं, भारत के स्रोत हैं, उसको हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो आइए, तो भूगोल में, हाँ, भा, भारतीयों का योगदान लिख लीजिए। सबसे पहला आज का जो चैप्टर है वो क्या है, भारतीयों का योगदान। भारतीयों का भूगोल में, भूगोल में योगदान, ये आज का इशू है। इसके पहले हमने डार्क एज देखा था। डार्क एज पूछा जाता है लगातार, याद रखिएगा। और जो जो चीज मैंने किया कहा है आपको उसको एक नोट्स के रूप में डेवलप कर लीजिएगा। तो भारतीयों का योगदान आप समझ गए हैं, सॉरी, डार्क एज के बारे में आप समझ गए हैं, और हम भारतीयों के बारे में अब देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, भारतीयों का योगदान क्या क्या है।
इसी से संबंधित है आज का पूरा क्लास, समझे। तो प्राचीन भारतीयों का भूगोल में योगदान, यहाँ पे लिख लीजिए, प्राचीन भारतीयों का भूगोल में योगदान, प्राचीन भारतीयों का भूगोल में योगदान। अब देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या प्राचीन भारत में वैदिक युग, अगर वैदिक काल में चले जाएं, उससे भी अगर मैं पहले की बात करूं, तो ऋग्वैदिक काल से पहले आप क्या जाएंगे? उससे पहले सारे लोग क्या थे? बड़बड़ थे। बड़बड़ का मतलब क्या था? आदिवासी थे, बहुत ही ज्यादा आक्रामक थे, जादू टोना में बिलीव करते थे, चाहे कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में हो। तो हम उस समय की तो बात ही नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास स्रोत क्या क्या है उस समय के। तो सबसे पहले अगर भूगोल में कुछ योगदान दिया गया तो ऋग्वैदिक काल के बाद दिया गया। ऋग्वैदिक काल के बाद अगर बहुत सारी स्रोत हमें मिली है तो उसका स्रोत क्या है? तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि हमें जो जानकारी मिली है उसका स्रोत क्या है। और दूसरा, स्रोत मिला भी अगर तो ज्योग्राफी का कहीं भी कोई क्रमबद्ध उल्लेख नहीं है, यानी सिस्टमेटिक कोई ज्योग्राफी का क्रमबद्ध, जैसे हुआ जाता है ना कि इसमें भौतिक भूगोल में इस चीज की चर्चा की गई थी। फिर भी जहां तक हमें सामग्री मिली है, जो प्राचीन सामग्री हमें मिली है, उसको पढ़ के हमने जाना कि भारतीयों का ये योगदान था या ये सोचते थे वो लोग। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि भौगोलिक विचारधारा का क्रमबद्ध वर्णन। यहां पे आप लिख लीजिए, भौगोलिक विचारधारा का विचारधारा का क्रमबद्ध वर्णन, क्रमबद्ध वर्णन, क्रमबद्ध वर्णन किसी भी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है, किसी भी भारतीय पुस्तक में उपलब्ध नहीं है, किसी भी भारतीय पुस्तक में उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? भौगोलिक विचारधारा का क्रमबद्ध वर्णन का मतलब, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ज्योग्राफी के सिस्टमेटिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। सिस्टमेटिक, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, तो कोई भी सिस्टमेटिक नहीं था, याद रखिएगा। सिस्टमेटिक अप्रोच या सिस्टमेटिक स्टडी था ही नहीं भूगोल का, या डिस्क्रिप्शन था ही नहीं। अब जो भी हमें स्रोत मिला है, याद रखिएगा, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें पता चलता है? तो भारतीय, यहां पे लिख लीजिए, भारतीय भारतीय स्रोत, भारतीय स्रोत कौन कौन से हैं इसको लिख लीजिए। जैसे हिंदू के पौराणिक ग्रंथ, हिंदू के पौराणिक ग्रंथ, कोई ग्रंथ अगर मिला हमें, पौराणिक ग्रंथ, तो ये ग्रंथ कौन कौन से थे? बहुत सारे ग्रंथ थे। जैसे अगर मैं कहूं कि रामायण हमें मिला, ठीक है, जैसे हमें महाभारत मिला, जैसे हमें वेद मिला, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब है। जैसे हमें संहिता, कई सारे संहिताओं में मिला है, संहिताओं में मिला है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो संहिता के बारे में जानते होंगे। उसके बाद महाकाव्य था, बहुत सारा महाकाव्य लिखा गया था, उसमें था प्राचीन स्रोत में। उसके बाद आप देखेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, बौद्ध धर्म जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, जैसे जैन धर्म है, उसके अलावा पुराण है। तो इन सब धर्म का जो ग्रंथ हुआ करता था उसमें उल्लेख था भारतीय भारत
भारतीय भूगोल के बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो अब आप समझ गए ना। तो ये सब आप कहेंगे कि सर ये तो कुछ सैद्धांतिक नहीं लगता है, ये तो लगता है रामायण महाभारत वेद संहिता महाकाव्य बौद्ध धर्म जैन धर्म पुराण बहुत पुराना है, क्या उस समय की बात अभी की सच्चाई है? तो हाँ, वो सारी चीजें सच्चाई है जो हमें लेखों के रूप में मिली है, जैसे ऋग्वेद है सामवेद है, इन सब में जो चीजें लिखी गई हैं उनके बारे में एग्जाम आपसे कभी कभार पूछता है। तो याद रखिएगा ये क्या है, स्रोत है जिसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है कि प्राचीन भूगोल में भारतीयों का क्या क्या योगदान है उसके बारे में। ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ प्रमुख चीजें मैं बता देता हूं, सिस्टमेटिक तो मैंने पहले भी कहा कि नहीं मिलता है, तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो हम्म, तो पहला चीज आप लिख सकते हैं, जैसे प्रादेशिक भूगोल, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल का जो वर्णन है वो कहाँ उपलब्ध है? तो याद रखिएगा, प्रादेशिक भूगोल किसको कहते हैं? यानी रीजनल ज्योग्राफी, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में अध्ययन। तो प्रादेशिक भूगोल का वर्णन, याद रखिएगा, का वर्णन, प्रादेशिक भूगोल का वर्णन कहाँ मिलता है? अत्रेय ब्राह्मण में उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अत्रेय, सॉरी, अत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्मण अत्रेय ब्राह्मण में उपलब्ध। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रादेशिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल का मतलब रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। तो रीजनल ज्योग्राफी का वर्णन अत्रेय ब्राह्मण में, याद रखिएगा किसमें? अत्रेय ब्राह्मण में। इसके बाद भूगोल का शाखा भी हुआ करता था। तो भूगोल का शाखा, भूगोल की शाखाओं का वर्णन, भूगोल की शाखाओं का वर्णन अगर आपसे पूछा जाए, भूगोल की शाखाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हुआ करता था, जो हमारे ग्रंथ थे शतपथ ब्राह्मण, ये सब ग्रंथ हुआ करते थे, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, याद रखिएगा। हाँ, अब अगर पूछा जाए कि जलवायु विज्ञान का वर्णन तथा मौसम के बारे में जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा, जलवायु विज्ञान, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जलवायु विज्ञान उस समय जो भारतीयों में या पौराणिक ग्रंथों में जलवायु विज्ञान तथा मौसम के बारे में जानकारी मिलती है, मौसम के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा, जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये ब्रह्मकोश, ब्रह्मकोश में, याद रखिएगा, ये भी एक ग्रंथ हुआ करता था। ये सब आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है, याद रखिएगा, ब्रह्मकोश में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? तो ब्रह्मकोश में इसकी जानकारी मिलती है। समझ गया ना? तो ये तीन क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। भूगोल शब्द का सबसे पहले जिक्र कौन से सिद्धांत में किया गया था? तो याद रखिएगा, भूगोल शब्द, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कह सकते हैं, सर्वप्रथम उल्लेख या जिक्र कह सकते हैं, ये सूर्य सिद्धांत में मिलता है, सूर्य सिद्धांत। ठीक है, सूर्य सिद्धांत में मिलता है। ये सब आपको याद करना है, सूर्य सिद्धांत में मिलता है, याद रखिएगा। तो भूगोल शब्द का सबसे पहला उल्लेख सूर्य सिद्धांत में मिलता है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है
खगोल तथा ज्योतिष के बारे में, खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के बारे में, खगोल शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र के बारे में, खगोल शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र के बारे में पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है। तो कहाँ मिलता है? पद्म पुराण, याद रखिएगा कहाँ मिलता है? तो पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है। ठीक है। यहां तक आपको इन 5 क्वेश्चंस को याद रखना है, 5 क्वेश्चंस के बारे में याद रखना है। अब जरा देखिए, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्मांड के बारे में उनका क्या ज्ञान था? यूनिवर्स जिसको, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उनका क्या कहना था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अब देखिए, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये शुरू से एक जागरूकता का विषय रहा है। सभी लोगों ने इसके बारे में सोचा है। अब सिर्फ ये नहीं था कि भारत के वेदों में, पुराणों में इससे संबंधित सिद्धांत मिलता है। सब लोग विचार करते थे कि ये दुनिया जो बनी है, आसमान में चांद, सितारे, सूरज, ये सब जो बने हैं, इनके पीछे कौन है या किस प्रकार का ये सिद्धांत है। तो याद रखिएगा, वेदों और पुराणों में यहाँ पे मुख्यतः 4 सिद्धांत की व्याख्या की गई है। पुराणों में, पुराणों अथवा वेदों में, याद रखिएगा, वेदों में, वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 4 सिद्धांत दिए गए, 4 सिद्धांत दिए गए। अब कौन कौन से सिद्धांत हैं, बस इसको आप समझ जाइए। समझना क्या है, इसको देख लीजिए। पहला जो सिद्धांत था, ब्रह्मांड की कलात्मक उत्पत्ति, याद रखिए, इसको सिर्फ लिख लेना है। हालांकि मैं आपको कह देता हूं कि जो इंडियन ज्योग्राफी में मैं लास्ट में अभी बताऊंगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबसे अब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मांड की कलात्मक उत्पत्ति सिद्धांत, कलात्मक उत्पत्ति, ठीक है, ब्रह्मांड की कलात्मक उत्पत्ति। दूसरा, यांत्रिक उत्पत्ति, यांत्रिक ढंग से इनकी उत्पत्ति हुई है, यांत्रिक उत्पत्ति। तीसरा अब देखेंगे, साधन स्वरूप उत्पत्ति, साधन स्वरूप उत्पत्ति। और चौथा है दार्शनिक उत्पत्ति। कौन सा उत्पत्ति? दार्शनिक उत्पत्ति। इसको हम कहते हैं आर्टिस्टिक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, समझ गए? और इसको कहते हैं मैकेनिकल ओरिजिन। इसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल ओरिजिन।
मैकेनिकल ओरिजिन, और तीसरे को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल ओरिजिन। इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल ओरिजिन। दार्शनिक उत्पत्ति का मतलब है फिलोसफिकल ओरिजिन। अब देखिए, ये जो जितनी भी सारी बातें कही गई, ये चारों जो बातें कही गई है, ये वर्तमान संदर्भ में मान्य नहीं है। वर्तमान संदर्भ में मान्य नहीं है। जैसे कलात्मक उत्पत्ति के बारे में अगर आप विचार करेंगे तो इसके अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मांड में कलात्मक उत्पत्ति का मतलब है कि जो देवता थे उनमें कला थी इन सबको बनाने की। तो आपको लगता है कि क्या ये कलात्मक उत्पत्ति वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार मान्य होगा? नहीं होगा। इसलिए बस आपको एक ध्यान में रखना है कि देवताओं ने अपने कला का प्रयोग करके दुनिया को बना दिया। यांत्रिक उत्पत्ति में क्या कहा गया? तो यांत्रिक उत्पत्ति में इसमें कहा गया कि जो आकाश है, चंद्रमा है, समझ गए, आकाश है, चंद्रमा है, या इन सब चीजों का जो निर्माण हुआ है, ये मनुष्य के या पुरुष के त्याग का परिणाम है। और इसमें कहा गया कि जो ब्रह्मांड है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारी जो चीजें हैं ना, उनके केंद्र में पुरुष की आत्मा है। क्या आपको लगता है ये सब? तो ये सब कुछ जाने दीजिए ऐसे ही। साधन स्वरूप, इंस्ट्रूमेंटल, फिलोसफिकल, ये सब दिया गया है, बस याद ध्यान में रखिए। ये से अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछने वाले हैं। समझ गया ना? हाँ। अब जरा देखिए ग्रहण के बारे में क्या कहते थे, जिसको कहते हैं ग्रहण। भारतीयों का क्या मानना था? जैसे वेदों में, पुराणों में आप देखेंगे, ग्रहण, ग्रहण को क्या मानते थे? इक्लिप्स, अगर मैं आपसे कहूं इक्लिप्स, ग्रहण को क्या मानते थे? तो ग्रहण देखिए, ग्रहण, हमारे भारत का नाम आर्यावर्त था और यहाँ के वासी आर्य कहलाते थे। तो जो आर्य थे, याद रखिएगा, आर्य ने ग्रहण को अशुभ माना था। ग्रहण को क्या माना था? अशुभ माना था। अशुभ का मतलब होता है, मतलब ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ग्रहण अशुभ माना। आज भी हम ग्रहण को क्या मानते हैं? अशुभ। हम ग्रहण के समय खाना नहीं खाते। वो मान्यता अभी भी चल रही है। अब वराह मिहिर के बारे में हमने आपको बताया था। वराह मिहिर, ये जो वराह मिहिर थे, भास्कराचार्य या आर्यभट्ट, इन सब के बारे में आपने देखा होगा। उनका कहना था कि नवंबर दिसंबर में ग्रहण अकाल का कारण है। यानी नवंबर दिसंबर में लगा ग्रहण, अगर ग्रहण लगा तो यह अकाल का सूचक है। यह अकाल का सूचक है। याद रखिएगा, अकाल का सूचक, अकाल का सूचक है। नवंबर दिसंबर में अगर ग्रहण लगता है वराह मिहिर के अनुसार, तो अकाल का सूचक है। जिसको हम क्या कहते थे? बैसाड़ महीना। जो ये नवंबर दिसंबर का महीना है, इसको हम बैसाड़ कहते थे। बैसाड़ का महीना, ठीक है। बैसार, सॉरी सॉरी सॉरी, पौष का महीना। बैसार कहाँ से होगा? ये पौष महीना होगा। पौष का महीना होगा, पौष। पौष आगे हम बताएंगे, सारे महीने को भी बताएंगे। पौष में लगा ग्रहण, यह अकाल का सूचक है। और उनका कहना था कि अप्रैल मई में पड़ने वाला ग्रहण, उससे बारिश होती है। अप्रैल मई, अप्रैल मई, मई, जिसको हम बैसाड़ कहते हैं, में लगा ग्रहण से बारिश होती है, से वर्षा होती है। तो ये शुभ माना जाता था। अप्रैल में वाला शुभ माना जाता था, ये वराह मिहिर के अनुसार। याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट ग्रहण के बारे में याद रखिएगा। आर्य इसको अशुभ मानते थे और ये वराह मिहिर जो थे, ये ग्रहण के बारे में ये कहते थे।
अब पृथ्वी के बारे में क्या विचार किया गया है इसमें, उसको भी देखिए। पृथ्वी के बारे में क्या विचार किया गया है, पृथ्वी अर्थ के बारे में। देखिए, अर्थ का जो स्वरूप है या रूप, जो आप देखते हैं इसका आकार, तो भारतीय साहित्य में पृथ्वी का गोल रूप ही प्रकट किया गया। तो इसको लिखिए, पृथ्वी को गोलाकार माना गया, पृथ्वी को गोलाकार माना गया था, गोलाकार माना गया, याद रखिएगा। ठीक है। और सूर्य के बारे में कहा गया था कि सूर्य ना तो अस्त होता है, ना तो अस्त होता है, ना ना ही उदित होता है। याद रखिएगा, सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता, न ही उदित होता है, न ही ये उगता है। याद रखिएगा, सूर्य न तो अस्त होता है न ही उदित होता है। तो पृथ्वी को गोलाकार माना गया है, सूर्य न अस्त होता है न उदित होता है, ये इसमें बताया गया है। समझ रहे हैं ना? सूर्य न तो अस्त होता है न उदित होता है। अब देखिए, अक्षांश और देशांतर के बारे में क्या बताया गया है। हाँ, अक्षांश और देशांतर के बारे में क्या बताया गया है। अक्षांश देशांतर, इसके बारे में क्या बताया गया है, यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में क्या बताया गया है, इसको जरा देखिए, अक्षांश और देशांतर के बारे में। अब देखिए, अक्षांश देशांतर के रूप में कहा गया कि विषुवत रेखा एक निरक्ष है, नर्क देश है। विषुवत रेखा, याद रखिएगा, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, इक्वेटर को नर्क देश कहा गया, यानी नर्क। नर्क का मतलब उन्होंने कहा था निरक्ष है, निरक्ष का मतलब क्या होता है, नर्क। नर्क देश माना था उन्होंने, नर्क देश माना था। ठीक है, यह रहने योग्य नहीं है, तथा 90 डिग्री नॉर्थ, याद रखिएगा, 90 डिग्री नॉर्थ क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। इसको उत्तरी ध्रुव, इसको मेरू कहते थे, मेरू कहते थे, मेरू, मेरू कहते थे, याद रखिएगा, मेरू कहते थे। ठीक है, हाँ, मेरू कहते थे। और दक्षिणी ध्रुव, याद रखिएगा, 90 डिग्री साउथ, ये क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव को नाम वो उन्होंने दिया था बर्नावल। याद रखिएगा, क्या नाम दिया था इसको, मेरू उत्तरी ध्रुव को, और बर्नावल नाम दिया था। याद रखिएगा, क्या नाम दिया था, बर्नावल। दक्षिणी ध्रुव बर्नावल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बर्नावल के नाम से जाना जाता था। तो समझ गया, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। समझ गए। भारतीयों के अनुसार जो इक्वेटर है ना, ये जो इक्वेटर है, उनका कहना था कि जो इक्वेटर है उस पे क्या है, श्रीलंका। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, श्रीलंका विषुवत रेखा पर अवस्थित है। श्रीलंका विषुवत रेखा पर अवस्थित है, रेखा पर अवस्थित है, याद रखिएगा। उनका कहना था कि श्रीलंका विषुवत रेखा पर अवस्थित है। ठीक है। अब देखिए, दिशा का पहचान, दिशा में आइए, जैसे अक्षांश और देशांतर हमने आपको बताया, उसी तरह भारतीय दिशा की पहचान कैसे करते थे। दिशा यानी कौन सा दिशा कौन है, अभी भी वो चीज लागू होता है, याद रखिएगा। दिशा, दिशा में आइए।
डायरेक्शन, दिशा का पहचान या दिशा को इंडिकेट अगर किया जाता था, डायरेक्शन अगर भारतीयों के द्वारा किया जाता था ताकि आज भी आप शुभ और अशुभ को समझ सकें। हाँ, अब देखिए पौराणिक साहित्य में 10 दिशाओं का उल्लेख मिलता है, लिख लीजिए। शुरू में तो वेद में 4 ही दिशा थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन पौराणिक ग्रंथ में 10 दिशाओं का उल्लेख मिलता है। लिख लीजिए, पौराणिक साहित्य में 10 दिशाओं का उल्लेख मिलता है। 10 दिशाओं का उल्लेख मिलता है। 10 दिशाओं का उल्लेख मिलता है पौराणिक साहित्य में। अब कौन कौन सा दिशा है? जो जैसे एक ईस्ट है, पूरब को क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। ईस्ट इंद्र के अधिकार क्षेत्र में, यानी ईस्ट जो है इसमें इंद्र है। दक्षिण पूरब इसमें उनका कहना था अग्नि देवता का अधिकार होता है, अग्नि। उसी तरह से दक्षिण जो होता है ये यमराज के अधीन होता है, यम के अधीन होता है। इसलिए कहा जाता है दक्षिण मुंह या सिर करके सोना नहीं चाहिए। दक्षिण जो पश्चिम है, ये जो दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र होता है, साउथ वेस्ट वाला, वो दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, वो नृत्य नृत्य इसको नृत्य माना है। नृत्य नृत्य का अर्थ यहाँ पे क्या है? नृत्य। पश्चिम का जो क्षेत्र है, ये पश्चिम का जो क्षेत्र है यानी वेस्ट का जो क्षेत्र है, ये वरुण देवता के अधिकार क्षेत्र में है, वरुण। और उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम मारुत। मारुत का मतलब होता है पवन, याद रखिएगा। मारुत है, इसको मारुत या पवन के द्वारा इंडिकेट किया गया है, पवन के द्वारा। उसके बाद उत्तर का क्षेत्र कुबेर का है। उत्तर का क्षेत्र, नॉर्थ का जो क्षेत्र है, ये कुबेर का है, याद रखिएगा। किसका है? कुबेर का। उत्तर का क्षेत्र कौन है? कुबेर का क्षेत्र है। उसके बाद उत्तर उसके बाद उत्तर पूरब का जो क्षेत्र है वो ईस है। उत्तर पूरब ईस के नाम से कहा है। ईस, मेरे ख्याल से ईस क्या है? ये ईश्वर को, और जो ऊर्ध्व क्षेत्र है यानी ऊपर का जो क्षेत्र है, ऐसे अगर आप करते हैं कि ऊपर ऊर्ध्व क्षेत्र ये किसके अधिकार में है? तो ब्रह्मा के अधिकार में। ऊर्ध्व का मतलब होता है जेनिथ, आपका जो ऊपर है, सर है। और जो नीचे का स्थान है यानी अथः, अगर नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, अधः अधः की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो अधः का मतलब नीचे, और वो शेष नाग के अधिकार क्षेत्र में। तो लोग कहते हैं ना धरती के नीचे शेष नाग है, वही चीज आज भी आप देखते हैं। तो बहुत गांव में आप देखेंगे, गांव की सोच अभी भी आप देखेंगे इन सब चीजों से बहुत सारी मिलती जुलती है, और इस आधार पे शुभ और अशुभ को पहचाना जाता है। तो याद रखिएगा, अगर इतना नहीं भी आपको याद रहता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल ये एग्जाम में आना बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन चूंकि सिलेबस में है इसलिए आपको बताना जरूरी है। तो यहां तक आप समझ गए? यहां तक समझ गए। अब आते हैं, अब थोड़ा सा पृथ्वी के उत्पत्ति, ब्रह्मांड के उत्पत्ति को तो समझ चुके हैं आप, पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में उनका क्या कहना था। थोड़ा थोड़ा हर चीज को लिख लीजिए ताकि अगर आए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है। हम्म,
अब देखिए, प्राचीन भारतीय विद्वानों के द्वारा अगर आप देखेंगे, भारतीय विद्वानों के अनुसार, भारतीय विद्वानों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, तो उनका कहना था कि गैसीय पदार्थ के कठोर होने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। लिख लीजिए, गैसीय पदार्थों के कठोर होने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसीय पदार्थों के कठोर होने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। समझ गया ना? तो भारतीय विद्वानों के अनुसार ये याद रखिएगा, भारतीय विद्वानों के अनुसार गैसीय पदार्थों के कठोर होने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद पुराणों में अगर आप जाएंगे तो पुराण के अनुसार पृथ्वी जल में तैर रही है। पुराण कहता है कि पृथ्वी जल में तैर रही है, जल में तैर रही है। ठीक है, पृथ्वी जल में तैर रही है। समझ गया? पृथ्वी के बारे में इनका ये कहना था। तो यहां तक तो आपका नोट्स बन रहा होगा। जैसे जैसे आपका ज्योग्राफिकल थॉट्स का पूरा नोट्स अगर बन जाएगा तो फिर थॉट्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। समझ गए ना? अब देखिए, भूकंप के बारे में उनका क्या कहना था। भूकंप में आइए, देखिए भूकंप जहां जहां उनकी जानकारी, मैंने तो पहले ही कहा सिस्टमेटिक उनकी जानकारी नहीं थी, थोड़ी बहुत इधर उधर से जानकारी वो ग्रहण करके बताते थे। पुराणों के अनुसार जो भूकंप है क्यों आता है, पुराणों में लिखा हुआ है कि वायु, इंद्र तथा अग्नि, वायु, इंद्र तथा अग्नि, वायु, इंद्र तथा अग्नि जैसे देवताओं के कारण, जैसे देवताओं के कारण भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है, तो भूकंप आने का कारण है वायु, इंद्र तथा अग्नि जैसे देवता हैं इनके पीछे। ठीक है, अब आते हैं वायुमंडल, मौसम और जलवायु के बारे में इनका क्या राय था, यानी क्लाइमेटोलॉजी के संदर्भ में। वायु मंडल, मौसम, वायुमंडल, मौसम तथा हम देखेंगे जलवायु से संबंधित इनका विचार क्या था। जलवायु से संबंधित इनका विचार क्या था, वायुमंडल, मौसम, इन सब के बारे में इनका क्या राय था। अब देखिए, भास्कराचार्य के अनुसार, भास्कराचार्य ये कहते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की जो सघनता है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की सघनता, वायुमंडल की सघनता, उनका कहना है पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की सघनता 154 किलोमीटर है। उनका कहना था, भास्कराचार्य का कहना था। ठीक है, हम्म। अब देखिए, ऋग वेद के अनुसार अगर ऋतु की बात करें, ऋग्वेद, ऋग्वेद में ऋतुएं, ऋतुएं, अब देखिए कौन कौन सी ऋतु हैं इसको जरा देखें।
देखिए बसंत का महीना, कहते हैं ना बसंत आ गया, तो बसंत कौन सा महीना है? तो बसंत कहलाता था चैत्र वैशाख, और चैत्र वैशाख में चैत्र कौन सा है, वैशाख कौन सा है? तो मार्च अप्रैल को मानते हैं, मार्च अप्रैल, चैत्र वैशाख, ठीक है। दो बसंत, समझ गया। उसके बाद कहते थे जेठ का महीना, ग्रीष्म काल आ गया, जेठ का महीना, जेठ, ज्येष्ठ। तो जेठ का महीना का मतलब मई जून आ गया, समझ गए, मई जून, इसको जेठ, जेठ का महीना कहते थे। उसके बाद वर्षा, सावन भादो, ठीक है। वर्षा का जो महीना है, वर्षा का जो ऋतु है, ये इसको हम क्या कहते थे? श्रावण भादो कहते थे ना। गांव में अभी भी आप देखेंगे जो पुराने लोग हैं इसी महीना को जानते हैं, इसको हम जुलाई और अगस्त कहते थे, भादो यानी सावन भादो। उसके बाद शरद जो काल है, जिसको हम आसिन कार्तिक कहते हैं, शरद काल, आसिन कार्तिक, इसको हम क्या कहते हैं? अश्विन कार्तिक। बिहार में भी देखेंगे आप, लोग आसिन कार्तिक कहते हैं इसको। और ये सितंबर अक्टूबर का महीना कहलाता है, सितंबर और अक्टूबर। यानी उन चीजों को आज भी हम ढो रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में इस महीना को पूछा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हेमंत, माघ और शेष। हेमंत, हेमंत का जो सीजन है ये क्या है? माघ और शीर्ष कहलाता, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं नवंबर दिसंबर, समझ गए, नवंबर दिसंबर। और शिशिर का जो महीना है, शिशिर का जो महीना है ये है माघ और फागुन का महीना, याद रखिएगा, माघ फागुन। जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी, समझ गए। तो ऋग्वेद में जो ऋतुएं हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार है, याद रखिएगा। हम्म। अब आइए हम महाद्वीप पे चर्चा करते हैं। महाद्वीप लास्ट में यही है, यहां तक तो आप लिख लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अब हम आते हैं महाद्वीप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए महाद्वीपों में आते हैं। महाद्वीप यानी भारतीय पुराणों में, याद रखिएगा, महाद्वीप अथवा द्वीप। तो याद रखिएगा महाद्वीप का मतलब है कि कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। लेकिन पुराणों में अगर आप देखेंगे तो पुराणों में आपको दिखेगा, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि पुराणों में पृथ्वी 7 प्रमुख द्वीपों में विभाजित थी, याद रखिएगा, 7 प्रमुख द्वीपों में विभाजित थी, याद रखिएगा। पुराणों में ये उल्लेख मिलता है कि जो हमारा पूरा पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी है, याद रखिएगा, कितने द्वीप? तो 7 प्रमुख द्वीपों में विभाजित है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, इस वर्ल्ड मैप में क्या नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपको दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस समय लोग जानते ही नहीं थे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है।
इवन ऑस्ट्रेलिया भी उस समय नहीं हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया की भी खोज बहुत बाद में हुई है, लोग जानते ही नहीं थे समुद्र से उस पार है। तो ले दे के मैं आपको बता देता हूं कि जो महाद्वीप जुड़ा हुआ था, जैसे अफ्रीका जुड़ा हुआ है यूरोप से, यहां इधर आप देखेंगे, यहाँ पे जो मिस्र वाला चीज है, बेबीलोन इधर से जुड़ा हुआ है। तो जो पैदल 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 लोग घूमते थे, वो लोग तो समझ गए थे कि इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, लेकिन जो समुद्र जहां से शुरू हो जाता था उसके आगे जा नहीं पाते थे। कारण था कि उस समय खोज अन्वेषण शुरू नहीं हुआ था, उस समय जहाज नहीं हुआ करते थे, लोग पैदल ही घूमते थे, परिवहन के साधन नहीं हुआ करते थे, इवन घोड़ों का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, कुछ जानवरों का इस्तेमाल करते थे ये लोग। तो कॉन्टिनेंट्स पे जाते, अब घोड़े क्या है कि पानी में तो तैरेंगे नहीं, तो लोग नॉर्थ अमेरिका को नहीं ढूंढ पाए थे, ऑस्ट्रेलिया को नहीं ढूंढ पाए थे, जमीन जहां जहां जुड़ी हुई थी वहां तक की खोज हो गई थी। तो उसी को लोग विश्व मानते थे, और इसी विश्व को 7 द्वीपों में बांटे थे। अब जरा इस चीज को देखिए कि द्वीप किसको कहते थे उस समय। अगर मैं आपसे कहूं कि द्वीप क्या होता था, अगर मैं कहूं द्वीपा, तो द्वीप किसको कहते थे लोग उस समय, द्वीप क्या होता था? तो याद रखिएगा, द्वीप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता था कि ये समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो द्वीप का अर्थ था कि जो क्षेत्र, याद रखिएगा, जो क्षेत्र जल या दलदल या मरुस्थल या पर्वत या या वन, झील से घिरा हो, यहां पे घिरा हो, ठीक है, द्वीप इसको कहते थे। तो इसका मतलब है कि हमारे महाद्वीप में जो आज एशिया है उसी में कई सारे द्वीप थे, जैसे जम्मू द्वीप, पुष्करा द्वीप, साका द्वीप, ये एशिया के ही पार्ट में थे। समझ रहे हैं ना? तो द्वीप का अर्थ उस समय अलग था, बाद में द्वीप का अर्थ हो गया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र हो, और महाद्वीप का अर्थ हो गया कि वह क्षेत्र जो बहुत बड़ा द्वीप है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो केवल एरिया के संदर्भ में डिवाइड किया जाने लगा। अब जरा देखिए, हम द्वीपों को देखते हैं, कौन कौन से द्वीप हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, 7 द्वीप में हम बात करेंगे जम्मू द्वीप। सबसे पहले आइए जम्मू द्वीप, जिसमें हमारा इंडिया है। जम्मू, जम्बू द्वीप, याद रखिए। तो जम्मू द्वीप में सबसे पहले देखिए, अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जम्बू द्वीप, जम्मू द्वीप, देखिए जम्मू द्वीप, सबसे पहले इस चीज को देखिए, जम्मू द्वीप का क्षेत्र है जिसमें भारत भी शामिल है। ये जो इंडिया है, जम्मू द्वीप का पार्ट हुआ करता था। यहां से लेकर यहां तक वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जम्मू द्वीप था। ये पूरा एरिया, ये देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, ये जम्मू द्वीप है। इस इसका नाम क्या था? जम्मू द्वीप, जिसमें भारत भी शामिल है। तो ठीक है, अब क्या क्या क्वेश्चन इसमें होंगे देखिए। हाँ, हाँ, अब देखिए यहां जितने भी द्वीप हैं, या तो वनस्पति के आधार पे ही इनका नामकरण किया गया। तो याद रखिएगा, नामकरण या उत्पत्ति, नामकरण जम्मू वृक्ष से, जम्बू वृक्ष से। तो नामकरण किस आधार पे किया गया? तो इनका जो उत्पत्ति हुआ है जम्मू वृक्ष से माना जाता है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कहां से कहां तक विस्तार है। विस्तार का मतलब, विस्तार था लवन सागर से उत्तर,
लवण सागर किसको कहते थे? जैसे इंडिया के दक्षिण में समुद्र शुरू हो गया तो उस समय लोग उसको लवण सागर कहते थे। तो लवण सागर का मतलब था ये पूरा क्षेत्र, जैसे अरब सागर का पार्ट, बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, तो इसके नीचे लोग लवण सागर मानते थे। इससे लेके पूरा उत्तरी गोलार्ध, लवण सागर से समूचा उत्तरी गोलार्ध, समूचा उत्तरी गोलार्ध, याद रखिएगा, समूचा उत्तरी गोलार्ध। पश्चिम में एक तरह से यूराल पर्वत मान सकते हैं, पश्चिम में यूराल पर्वत, इसका डिमार्केशन ऐसे कर सकते हैं। और इसमें लिख सकते हैं भारत इसी में शामिल, भारत इसी द्वीप में शामिल था, इसी द्वीप में शामिल था। जम्मू द्वीपा, जैसे देखते हैं ना किसी के यहाँ अगर कोई सत्यनारायण भगवान का कथा होता है तो उसमें नाम लिया जाता है जम्मू द्वीपा, याद होगा आप लोगों को। तो ये जो क्षेत्र है जम्मू द्वीप के नाम से अब ये जो जम्मू द्वीप है, याद रखिएगा, इसको क्या माना गया था? तो इसको याद रखिएगा, इसको माना गया था ऋषियों का स्थान, यानी ऋषियों का निवास स्थान। इस द्वीप को यहां लिख लीजिए, इस द्वीप को ऋषियों का निवास स्थान माना गया था, का निवास स्थान माना गया, निवास स्थान माना गया था। ठीक है, इस द्वीप को ऋषियों का निवास स्थान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था, क्योंकि ऋषियों का निवास स्थान का मतलब क्या था? अब ऋषि का निवास स्थान का मतलब था, ऋषियों के निवास स्थान को वर्ष कहते थे। तो इसका मतलब इस द्वीप को कई उप प्रदेश में बांटा गया था। उप प्रदेश का मतलब प्रदेश में भी विभाजन, उप प्रदेश में बांटा गया था, बांटा गया था, जिसे वर्ष कहते थे। जिसे क्या कहते थे? वर्ष। वर्ष का मतलब ईयर नहीं, याद रहते हैं, वर्ष कहते थे, याद रखिएगा। इसे क्या कहते थे? वर्ष कहते थे। और वर्ष का मतलब क्या था? जैसे बिहार का मतलब क्या है? बिहार का मतलब था बौद्ध निवास, बौद्ध शरण स्थली। उसी तरह से वर्ष का मतलब था, वर्ष का अर्थ था ऋषियों का निवास स्थान, याद रखिएगा। किसका? ऋषियों का, ये अर्थ था इसका, निवास स्थान। समझ गए? तो यहाँ ऋषि मुनि बहुत रहा करते थे। अब देखते हैं ना, हमारा जो क्षेत्र है बड़ा पवित्र है और ऋषियों का ये स्थान माना गया था। अब देखिए इसका जो मध्य है, इस द्वीप के मध्य में, याद रखिएगा, इस द्वीप के मध्य में मेरू पर्वत, जिसको कहा गया मेरू पर्वत, मेरू पर्वत को पहले जो वर्तमान में पामीर पर्वत के नाम से जानते हैं, पामीर, याद रखिएगा, पामीर। हाँ, तो मेरू पर्वत को स्वर्ग माना गया था, याद रखिएगा, उस समय का स्वर्ग माना गया था। तो आज तो हम वहां भी चले जाते हैं, पापी लोग भी चले जाते हैं, समझ गया ना? तो ये याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं कूश द्वीप में। कौन से द्वीप में? कूश द्वीप। दूसरे नंबर पे आई कूश द्वीप। यहां तक आपने इसको लिख लिया होगा, कूश द्वीप में आई। कूश द्वीप यानी कूशा द्वीप, कूश द्वीप में आए। अब देखिए कूशा द्वीप कहां था? अगर मैं कहूं कूशा द्वीप कहां था, तो ये एरिया देखिए, ये देख रहे हैं पश्चिम एशिया वाला एरिया। ये देखिए, ये वाला जो एरिया देख रहा है ना, ये पश्चिम एशिया, जहां रेगिस्तान ज्यादा क्षेत्र है ये। तो कूश का मतलब क्या था? कूश घास है, जैसे रेगिस्तान में अगर बारिश हो जाए तो एक प्रकार का घास निकलता था। तो इस कूश द्वीप एक्चुअल में पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, समझ गया ना? और इसका नामकरण कूश घास के आधार पर हुआ है।
इसका नामकरण लिख दीजिए, नामकरण कूस घास। कूस घास, जिसको हम कौन सा घास कहते हैं? पोआ घास, याद रखिए, पोआ घास के आधार पर। समझ गए? और इसका वर्तमान में अगर देखेंगे तो विस्तार कहाँ है? तो इसका देखिए, इसका जो विस्तार है ना, ये पश्चिम एशिया खास करके कह सकते हैं, जैसे ईरान है, ईरान है, इराक है, या फिर आप देखेंगे उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में, मतलब पश्चिम एशिया एक तरह से कह सकते हैं, पश्चिम एशिया है। समझ गए? पश्चिम एशिया। तो कूश द्वीप आप समझ गए ना, कूश द्वीप कहाँ है? तो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है। अब इसका विशेषता क्या था? कुश द्वीप का विशेषता देखिए, कुश द्वीप का विशेषता क्या था? यहां जड़ी बूटियां मिलती थी, याद रखिएगा, यहां के पर्वतों में। यहां के पर्वतों में जड़ी बूटियां, यहां के पर्वतों में जड़ी बूटियां पाई जाती थी, जड़ी बूटियां, याद रखिएगा, तथा वृक्ष की लताएं पाई जाती थी। वृक्षों के लताओं की अधिकता थी, याद रखिएगा, लताओं की अधिकता थी, याद रखिएगा, लताओं की अधिकता थी। समझ गए? इनकी विशेषता थी। अब आइए पलक्ष द्वीप में आते हैं, पलक्षा द्वीप। पलक्षा द्वीप कहां था? पलक्ष द्वीप, समझ गए ना? तो इसको प्लास्का द्वीप कहते थे, इंग्लिश में प्लास्का द्वीपा। अब देखिए प्लास्का द्वीप कहाँ है? तो ये क्षेत्र था, पूरा भूमध्य सागर के चारों तरफ जो देश है ना, वो हुआ करता था प्लास्का। तो यहाँ पे प्लास्का का भी अर्थ क्या था? तो प्लास्का भी एक तरह का क्या था? प्लक्ष वृक्ष के आधार पे इसका नामकरण पड़ा था, नामकरण। तो वहां उस समय आप देखेंगे जो भारतीय नामकरण हुआ करता था, वो वनस्पति के आधार पे हुआ करता था। तो नामकरण प्लक्ष वृक्ष, प्लक्ष वृक्ष के आधार पर, समझ गए, आधार पर था। और ये, हाँ, अब जो प्लक्ष वृक्ष है ना, ये प्लक्ष वृक्ष, इसकी तुलना, इसकी जो तुलना है, ये अंजीर वृक्ष से की गई। अंजीर, अंजीर जो ओलिव होता है ना, अंजीर वृक्ष, क्योंकि इधर ओलिव होता है बहुत ज्यादा, अंजीर वृक्ष से की गई है, की गई है, याद रखिएगा। समझ गए? उसके बाद विस्तार क्या था? तो विस्तार आप समझ रहे हैं, विस्तार जो था इसका, ये भूमध्य सागर के चारों तरफ अवस्थित क्षेत्रों से था। भूमध्य सागर से के चारों तरफ के क्षेत्र, भूमध्य सागर के चारों तरफ स्थित क्षेत्र इसमें शामिल थे, इसमें शामिल थे, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे? तो भूमध्य सागर के चारों तरफ स्थित वाले क्षेत्र इसमें शामिल थे। समझ गए? लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप। क्या तक समझ गए? प्लाक्स का द्वीप। उसके बाद आइए पुष्कर द्वीप। पुष्कर, पुष्कर द्वीप में आता है पुष्कर। जो पुष्कर द्वीप था वो कहाँ था उसको देखिए, पुष्करा द्वीप। अब देखिए ये जो भूमि, ये जो भूमि है ना, ये कहाँ पे है? तो इसको समझिए कहाँ पे है। ये क्षेत्र है जो आप साइबेरिया वाला रीजन देख रहे हैं ना, ये रीजन है। अब इसको आत्मा का विनाश करने वाला भूमि माना गया था। तो याद रखिएगा इस भूमि को आत्मा का विनाश करने वाला, आत्मा विनाशक भूमि माना गया। आत्मा विनाशक भूमि माना गया था तथा राक्षसों की भूमि कहा गया था। राक्षसों की भूमि कहा गया था। भूमि जिसमें 20 राक्षस रहते हैं, 20 राक्षस। राक्षसों की संख्या बताई गई थी, 20 है यहां। समझ गए? राक्षसों की भूमि इसको कहते थे, पुष्करा भूमि को। समझ गए? इसका विस्तार क्या था? उत्तर पूर्वी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र। उत्तर पूर्वी साइबेरिया, याद रखिएगा, साइबेरिया का क्षेत्र। तो इसका मतलब ये पूरा कौन सा क्षेत्र है? तो रूस वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। हम्म इसमें कहा था कि यह जो द्वीप है ये चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से झीलों से घिरा है, झीलों से घिरा है तथा मध्य में अवस्थित झील दुग्ध सागर है। दुग्ध सागर, मध्य में दूध सागर है और उसको चारों तरफ से झीलों ने घेर रखा है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, राक्षसों की भूमि इनमें से किस द्वीप को कहते थे? तो पुष्करा द्वीप को कहते थे, याद रखिएगा। कौन सा द्वीप को कहते थे? तो पुष्करा द्वीप को कहते थे, याद रखिएगा, पुष्करा द्वीप। अब आइए साल माली द्वीप। साल माली द्वीप में आइए। कौन सा द्वीप है? साल माला द्वीप। साल माला द्वीप में आइए। साल माला आइलैंड्स। अब देखिए सालमाला आइलैंड ये कहां था? ये सालमाला आइलैंड, ये देखिए, ये क्षेत्र देखिए, सालमाला आइलैंड्स का क्षेत्र है। ये देख रहे हैं? ये वाला क्षेत्र जो हिंद महासागर के पश्चिमी भाग, ये हिंद महासागर के पश्चिमी भाग पे उष्ण और आर्द्र क्षेत्र हुआ करता था। ये वाला क्षेत्र जो आज लुटेरो का क्षेत्र, सोमालिया वगैरह वाला जो रीजन है, उसको पहले कहते थे। तो अब देखिए इसका जो नामकरण हुआ था रेशमी कपास के वृक्ष के नाम पर। नामकरण, नामकरण रेशमी कपास के वृक्ष, कपास के वृक्ष
रेशमी कपास के वृक्ष के नाम पर। समझ गए? रेशमी कपास के वृक्ष के नाम पे इसका नामकरण हुआ था। हम्म हम्म। यह सलमानी वृक्ष की अधिकता है। कौन सी? सलमानी वृक्ष की अधिकता। किसकी अधिकता है? तो सलमानी वृक्ष की अधिकता है। 1 मिनट। कौन से वृक्ष की अधिकता है? तो सलमानी वृक्ष की अधिकता है। अब यहां पे क्या था? अत्यधिक बादल से घिरे होने के कारण, अत्यधिक बादल लगे होते थे, अत्यधिक बादल से घिरा क्षेत्र, घिरा क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र, यहां के लोग इसी कारण, इसी कारण सघन वन में, यानी यहाँ के वन क्या होते थे? सघन होते थे। सघन वन में भोजन संग्राहक का कार्य करते थे, यानी फूड गैदरर। सघन वन में भोजन संग्राहक होते थे, याद रखिएगा। तो विस्तार आप जानते हैं कहाँ है? यानी पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र, याद रखिएगा। ये ट्रॉपिकल रीजन में था, यानी उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। ये ट्रॉपिकल रीजन था, सलमानी एरिया वाला क्षेत्र। आप देखेंगे उष्णकटिबंध का ये क्षेत्र है। समझ गया ना? तो सालमाला द्वीप। उसके बाद हम कौन से द्वीप पे आते हैं? क्रंच द्वीप पे आते हैं। क्रंच द्वीप, क्रंच द्वीप, क्रंच द्वीपा, याद रखिए। कौन सा द्वीप है ये? क्रंच द्वीपा, क्रंच द्वीप है। क्रंच द्वीपा। अब क्रंच द्वीप कौन सा द्वीप है देख रहे हैं? ये वाला क्षेत्र आप देखिए, ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, क्रंच द्वीपा का क्षेत्र है। ये पूरा ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, ठीक है। तो इस प्रदेश में कहा गया कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, विस्तार इसका पश्चिमी यूरोप, तथा ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह भी शामिल था इसमें। ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह। दूसरा, इस प्रदेश में हजारों जलधाराएं बहती थी। इस प्रदेश में हजारों जलधाराएं, हजारों जलधाराओं का विकास हुआ था, याद रखिएगा। हजारों जलधाराओं का विकास हुआ था। हजारों जलधाराओं का विकास हुआ था इन प्रदेश में। हजारों जलधाराएं बहती थी तथा पर्याप्त वर्षा होता था। यहाँ पर्याप्त वर्षा, पर्याप्त वर्षा, जैसे पश्चिमी यूरोपीय देश आप देखेंगे,
और पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु वर्तमान में देखेंगे तो वहां वर्षा तो होता ही है, ठीक है ना, वर्षा तो होता ही है। अब आइए शकद्वीप, शकाद्वीप में आइए। शकद्वीप कौन सा था उसको देखते हैं। शकद्वीप, ये शकद्वीप जिसको साका द्वीपा भी कहते हैं, तो ये शकाद्वीप कहां था, तो इसको जरा देखिए। तो वर्तमान में शकाद्वीप का जो क्षेत्र है ना, ये देखिए कहाँ है क्षेत्र इसका, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये। तो इसमें सारे द्वीपों को, इंडोनेशिया के सारे द्वीपों को उस समय खोजा नहीं गया था। तो कुछ जहां तक लोग माइग्रेट करके नावों से भी पहुंच जाते थे, लेकिन अथाह समुद्र में जाने से डरते थे, इसलिए कहते थे उधर तो है ही नहीं कुछ। तो इसका जो विस्तार था दक्षिण पूर्वी एशिया, विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया, समझे। अब दक्षिण पूर्वी एशिया में जो वर्तमान में आप देखेंगे कौन कौन से हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, वर्तमान में देखेंगे वियतनाम, मलेशिया, मलेशिया, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र था शकद्वीप का क्षेत्र, ठीक है, जहां घने सदाबहार वन होते थे। ये घने सदाबहार वन वाला क्षेत्र था, घने सदार बहार वन वाला क्षेत्र, याद रखिएगा। अत्यधिक वन पाए जाते थे यहां पे, याद रखिएगा, इसको शकद्वीप कहते थे, ठीक है। तो इसमें कहां था, तो जम्मू द्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व में अवस्थित था, समझ गए। तो ये सिर्फ आपसे पूछा जाता है, कुछ फीचर्स दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा एसिमिलेट करने के लिए। तो कहा था, तो इन सातों द्वीपों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, इन सातों द्वीप को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे, यानी 7 द्वीप तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 7 द्वीप हमने आपको बता दिया, तो देख लीजिएगा। सबसे पहला हमने आपको बताया था जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप के बाद हमने आपको बताया दूसरा कुशा द्वीप, तीसरा हमने आपको बताया लक्षद्वीप, और चौथा हमने आपको बताया पुष्करा द्वीप, चौथा हमने आपको बताया पुष्करा द्वीप, पांचवा हमने आपको बताया सलमाला द्वीप, पांचवा, और छठा हमने आपको बताया क्रॉन्च द्वीप, और सातवां हमने आपको बताया शक द्वीप। तो ये 7 द्वीप थे जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है, और ये कहां कहां अवस्थित थे इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। तो आज इंडियन ज्योग्राफी और भूगोलवेताओं का जो भी योगदान है, इसको सफिशियंट है, इसको याद रखिए। और मैं जैसा कहता हूं कि जब आप नोट्स बना लेते हैं और जब मैक्सिमम जब टेस्ट डिस्कस करते रहते हैं, कोई टीचर कर रहा है डिस्कस, तो उसमें अगर देखते हैं कोई नया वर्ड मिल जाता है जो पूछा गया है और प्रासंगिक है, तो आप उसको लिख लीजिए। अब ये आइडिया आपको डेवलप हो जाएगा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जब इतना पढ़ लेंगे तो उसके बाद आइडिया डेवलप होने लगता है कि इसको लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, ठीक है। तो आज की कहानी यही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।